Hello everyone. To watch video in English, please click the link given in description box. मेरा नाम निधि सेखो है. मैंने तीनों बुक्स पैनोरामिक इंडियन पेंटिंग फ्रॉम क्लासेस 9 to 12 को कोऑथर किया है. पहले वीडियोस में हम कला के तत्व, कला के सिद्धांत, 6 लिम्स और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पाल स्कूल, जैन स्कूल और मध्य भारत के स्कूल पढ़ चुके हैं. इस वीडियो में हम इस यूनिट का मेजर और थोड़ा लेंदी पार्ट राजस्थानी लघु चित्र शैली का आरंभ और विकास, सब स्कूल्स और विशेषताएं पढ़ेंगे. लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए. शुरू करने से पहले आइए एक नज़र सिलेबस पे डालते हैं. तो राजस्थानी स्कूल में पहला है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, यानी शुरू कैसे हुआ और आगे विकास कैसे हुआ. फिर आते हैं सब स्कूल जो हैं मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और जयपुर. इन सब स्कूल्स के अपने फीचर्स और अपने थीम्स हैं, लेकिन हमें थर्ड पॉइंट यानी मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल कंबाइंड पे ज़्यादा ध्यान देना है. फिर आते हैं स्टडी ऑफ मेथड एंड मटेरियल, यानी बनाने की सामग्री और विधि. और फिर है अप्रिसिएशन ऑफ फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग. राजस्थानी स्कूल की तरफ बढ़ने से पहले दो वर्ड्स को समझते हैं. पहला है स्कूल, दूसरा है मिनिएचर्स. स्कूल आर्टिस्ट्स का एक ग्रुप है जो एक ही शैली का पालन करते हैं, एक ही शिक्षक से सीखते हैं या उनका एक ही उद्देश्य होता है. वे आमतौर पर एक ही स्थान का हिस्सा भी होते हैं. तो जो लोग एक ही शैली फॉलो करें, एक ही टीचर हो और उनका एक ही एम होता है, उन्हें हम आर्ट में स्कूल का नाम देते हैं. इसमें गुरु शिष्य परंपरा चलती है, यानी अप्रेंटिस सिस्टम होता है जिसमें नए बच्चे, नए जो आर्टिस्ट होते हैं वो गुरु से सीखते हैं और उसको इस पूरी ट्रेंड को आगे के आगे फॉलो करते हैं. ये एक तरह का क्राफ्ट है, स्किल है जिसे बहुत डिसिप्लिन से, अनुशासन से फॉलो किया जाता है. अब आते हैं मिनिएचर. मिनिएचर मतलब मिनी, छोटा. तो इसको एक कॉमन नाम दिया गया क्योंकि ये बहुत छोटे साइज के थे और क्योंकि इनमें बहुत डिटेल्स होती थी और इनको पास से देखा जाता था हाथ में, तो इनको दीवारों पर लगाने का कोई उद्देश्य नहीं था, तो इनको इसलिए मिनिएचर पेंटिंग्स कहा जाता था. अब आते हैं राजस्थानी लघु चित्रों पे. राजस्थान का अर्थ है वह स्थान जहां राजा और राजकुमार रहते हों. ये जो राजस्थान की कला थी, ये पारंपरिक हिंदू कला यानी ट्रेडिशनल हिंदू आर्ट जो राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत में विकसित हुआ, इसमें बाद में पर्शियन और मुगल कला का प्रभाव भी आ गया. फिर ये राजस्थानी कला का विकास दो प्रमुख कारणों से हुआ. पहला था जो उनकी कमर्शियल कम्युनिटी थी उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, यानी कि उनकी आर्थिक समृद्धि हुई जिससे साहित्य, संगीत और कला को काफ़ी प्रोत्साहन मिला. फिर दूसरा था वैष्णववाद और भक्ति पंथ का विकास. वैष्णववाद मतलब जहाँ श्री कृष्ण और श्री राम की भक्ति की जाती हो, और इस वजह से उनके मेन जो थीम्स थे, उनके मेन जो विषय थे वो यही थे. फिर भक्ति पंथ था जब मीराबाई, ये चैतन्य महाप्रभु, सेंट कबीर, गुरु नानक, ये जो भी नाम आप सोशल रिफॉर्म्स में सुनते हैं, उन्होंने जातिवाद से लोगों का ध्यान हटाया और धीरे धीरे इनमें अपने धर्म के प्रति गर्व की भावना को जगाया. लेकिन बाद में जब मुगल आक्रमण होने लगे और इन शासकों में आपस में एकता की कमी थी, उसकी वजह से धीरे धीरे इनके साम्राज्य मुगल साम्राज्य में समाते गए और धीरे धीरे मुगल आर्ट का प्रभाव इन पे पड़ता गया, जिसमें फिर कोर्ट सीन्स, दरबार के दृश्य और पोर्ट्रेट, शाही चित्रों के विषयों को इन्होंने अपने आर्ट में अपना लिया. जबकि मुगल आर्ट राजपूत आर्ट से बहुत अलग था, बहुत रिफाइंड था, लेकिन फिर भी मुगल आर्ट की जो अच्छी चीज़ें थी, जिसमें उनकी महारत थी, उन तत्वों को राजस्थानी कला ने अपनी बोल्ड रूपरेखा और शानदार रंगों में जोड़ लिया, जिस वजह से ये और एनरिच हो गया और इवॉल्व होके और डेवलप हो गया. सबसे पहला सब स्कूल है मेवाड़, और जो राजा हमारे टाइम पीरियड में आते हैं वे हैं राणा प्रताप से लेकर जगत सिंह 2 तक. और मुगलों के हमले से पूरा राजस्थान काफ़ी प्रभावित हुआ, लेकिन मेवाड़ अंत तक उनके नियंत्रण में नहीं आया. आपने बहुत सी कहानियां भी सुनी होंगी महाराणा प्रताप की और दूसरे राजाओं की बहादुरी की. तो मेवाड़ उनसे बहुत देर तक फाइट करते रहे. मेवाड़ आर्ट पे आए तो ये सेंट्रल इंडियन पेंटिंग से शुरू होके ही आगे डेवलप हुआ. ये हमें प्रूफ मिलता है चित्रों की तारीखों से और आर्टिस्ट के नाम से, जो साबित करते हैं कि 16th सेंचुरी में जो चौर पंचशिखा स्टाइल था, उनकी सीरीज थी, उससे ये आर्ट शुरू हुआ. फिर जो चित्रकार थे महाराणा प्रताप के शासन में, उनके प्रारंभिक जो वर्ष थे उनमें रागमाला सीरीज पे, उस श्रृंखला पे उन्होंने बहुत सा काम किया. फिर उसके बाद जगत सिंह 1 के शासनकाल के दौरान सबसे विकसित चरणों में अन्य साहित्यिक और धार्मिक विषयों यानी रिलीजियस और लिटरेरी वर्क्स पे उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई. सबसे जो मेन आर्टिस्ट थे उनके थे साहिबदीन, जो सबसे
परिपक्व यानी मेवाड़ की जो मेच्योर स्टाइल था उसके सबसे महानतम आर्टिस्ट थे। उनकी रचनाएं हमें सबसे ज़्यादा मिलती हैं और उनकी शैली ने जो मेवाड़ की लोक शैली थी, जो फोक आर्ट था, उसकी कला में और विकास लाया और उसे और डेवलप किया। अब मेवाड़ के मेन आर्टिस्ट और उनके विषय। सबसे पहले साहिबदीन, जैसे मैंने बताया, उनकी क्रिएशंस हैं रागमाला, रसिक प्रिया, भागवत पुराण, युद्ध कांड ऑफ रामायण एंड बुक ऑफ बैटल्स। फिर दूसरे हैं मनोहर, जिन्होंने बालकांड, रामायण का बालकांड बनाया। फिर जगन्नाथ, जिन्होंने बिहारी सतसई पे काम किया। दूसरे जो टेक्स्ट आते हैं वे हैं हरिवंशा और सुरसागर। फिर राधा कृष्ण की जो लीलाएं थी उन पे उन्होंने बहुत सा काम किया, ये वहाँ के मेन सब्जेक्ट्स में आते हैं। फिर बहुत सी पेंटिंग्स बनी ढोला मारू पे, गीत गोविंद पे, रस मंजरी पे, जो शुरू के मेवाड़ स्टाइल की हैं। फिर बाद में देखें तो काफ़ी सारे पोर्ट्रेचर्स, कोर्ट सीन्स, हंटिंग सीन्स, फेस्टिवल्स के सीन्स, जनाना एक्टिविटीज़ जो हैरम सीन्स थे, फिर बहुत से स्पोर्ट्स के भी सीन्स उन्होंने बनाए। अब आते हैं फीचर्स यानी विशेषताओं पे। मेवाड़ स्कूल अभी फॉर्मेटिव स्टेज पे था, अभी आरंभ के चरणों पे था, इसलिए हमें प्रोपोर्शन या अनुपात परफेक्ट नहीं मिलता। जो फीचर्स हैं वो भी कोणीय हैं, एंगुलर हैं, जैसे जैन स्कूल में थे या सेंट्रल स्कूल में थे। और जो थैंकफुली जो आंख बनाते थे बाहर को निकाल के, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया और ओवरऑल ड्राइंग इम्प्रूव हो गई। हमें मेवाड़ की कला में उसकी मिट्टी की सुगंध मिलती है। चेहरे भावनात्मक हैं, शरीर सुडौल और मजबूत हैं, लाइंस भी बोल्ड हैं, चमकीले और शानदार रंग हमें यहाँ दिखाई देते हैं, जिसमें रेड्स हैं, ब्राइट येलोज, ग्रीन्स, ऑरेंजेस, ब्राइट ब्लूज मिलते हैं हमें फ्लैट बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में, और अच्छे से कॉन्ट्रास्ट निकल के आता है। फिर भगवत गीता और रामायण को उन्होंने बड़े स्केल पे बनाया है, जिसमें दृश्यों में भीड़ भाड़ वाली सैकड़ों आकृतियों को चित्रित किया है उन्होंने। फिर पक्षियों और जानवरों के चित्रण में हमें गुजराती इन्फ्लुएंस नज़र आता है, जबकि अगर हम घोड़े और हाथियों में देखें तो उसमें हमें मुगल इन्फ्लुएंस, उनकी जो रियलिस्टिक ट्रीटमेंट थी वो हमें महसूस होती है। फिर अगर हम लैंडस्केप्स पे आएँ तो लैंडस्केप्स में मुगल स्कूल वाला इतना परफेक्शन नहीं है, उतना प्रकृतिवाद या नेचुरलिस्टिक तरीके से नहीं बनाई, लेकिन फिर भी इसमें हमें एक कल्पनाशील चरित्र यानी जो आर्टिस्ट था उसने अपने इमेजिनेशन को यूज़ करके इन चित्रों को बनाया है। दूसरा सब स्कूल है बूंदी। यहाँ पर 17वीं सेंचुरी में हारा राजपूत वंश ने राज किया। दो मुख्य शासक जो यहाँ के पेट्रन्स थे जिन्होंने आर्ट को बढ़ावा दिया, वे थे राव छतरसाल और उनका बेटा राव भाव सिंह। राव छतरसाल के शाहजहां के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे, क्योंकि इन्होंने डेक्कन में कंट्रोल करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए इनकी काफ़ी मदद की थी। फिर एक अन्य शासक थे जो उनके बहुत बाद में आए, वे थे बिशन सिंह, जिन्होंने 48 वर्षों तक बूंदी पर शासन किया और वो कला के काफ़ी पारखी, काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते थे। फिर जो मेन आर्टिस्ट हैं शुरू के प्रारंभिक चरण में बूंदी के, शेख हसन, शेख अली और शेख हातिम, जो मुगल दरबार के मास्टर्स मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद के शिष्य थे। उनके जो एग्जाम्पल्स में मेन फोलियोज आते हैं, रागिनी खंबावती, बिलावल, मालश्री, भैरवी, पथमंजरी और कुछ अन्य भी हैं इसमें। फिर इसका विषय वस्तु जो था, पहले शुरू में प्रारंभिक काल में रागमाला सीरीज बनी, फिर उसके बाद में 12 मासा और रसिक प्रिया को विषयों में जोड़ा गया। फिर रॉयल प्रोसेशंस यानी जो शाही जुलूस थे उन पे भित्ति चित्र बनाए गए, मतलब वॉल म्यूरल्स बनाए गए। फिर शिकार के दृश्य, कृष्ण की लाइफ के एपिसोड्स और रसिक प्रिया को भी पेंट किया गया। अंतिम चरण में हमें मिलते हैं म्यूरल्स जो यहाँ के पैलेसेस के महलों की दीवारों पर बनाए गए। फिर बढ़िया घुड़सवारी के चित्र, जिन्हें इक्वेस्ट्रियन पोर्ट्रेट्स कहते हैं, एक आपके सिलेबस में भी है, इन चित्रों की श्रृंखलाएं बनाएंगी और हाथियों के चित्र भी काफ़ी उल्लेखनीय हैं। अब आते हैं बूंदी स्कूल की विशेषताओं पर। किसी भी शैली की विशेषताएं जानने के लिए हमें उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स को एक साथ देखना पड़ता है, ताकि हमें उसमें कॉमन चीज़ें नज़र आएँ। हमें ये भी नज़र आता है कि उसमें ग्रोथ कैसे हुई, शुरू में कैसा था और बाद में लाइंस और कलर्स कैसे इम्प्रूव हुए। जब हम बहुत सारी शैलियाँ एक साथ देखते हैं तो हमें एक दूसरे का प्रभाव भी नज़र आता है। तो बूंदी स्कूल में जो मानव आकृतियाँ थीं वो मेवाड़ से काफ़ी मिलती जुलती हैं, लेकिन उनके कलर्स में लाइट एंड शेड आ गया, छायांकन आ गया और राउंडनेस आ गई उनकी फॉर्म्स में, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा अधिक एक्सप्रेसिव दिखती हैं। फिर उनकी प्रकृति में भी अधिक यथार्थवाद है, यानी ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है। फिर उनके स्टाइल में इम्प्रूवमेंट हुई, शैली में वृद्धि हुई, जब चेहरे और इम्प्रूव हो गए और कम्प्लेक्शन गुलाबी हो गया, पानी में भी सफ़ेद वेवी लाइंस नज़र आई और कलर्स भी और ब्राइट हो गए। फिर हमें डेक्कन प्रभाव भी नज़र आता है, जैसे कि उनके कलर्स और ब्राइट हो गए, महिलाओं की फॉर्म्स थोड़ी सिलेंड्रिकल हो गई, उन्होंने बागीचे, फवारे और वास्तुकला भी बनानी शुरू की जो डेक्कन जैसी दिखती थी।
फिर बूंदी स्कूल की एक यूनिक जो विशेषता है वो है हरी भरी वनस्पतियों का चित्रण, जिसमें उन्होंने विविध वनस्पतियां दिखाई, वन्य जीवन और पक्षी दिखाए और पहाड़ियां और घने जंगल भी नजर आते हैं वहां। फिर बूंदी आर्टिस्ट के पास स्त्री सौंदर्य का अपना एक यूनिक स्टाइल था। उनकी महिलाओं के चेहरे गोल हैं, माथे ऊपर को घटते नजर आते हैं, तीखी नाक है, भरे हुए गाल हैं, पतली भौहें हैं और कमर भी काफी पतली है। फिर 18वीं सेंचुरी तक इनका सबसे ऊंचाई का पार्ट आ गया, सबसे ज्यादा ग्रोथ उनकी वहां नजर आती है जब मुगल प्रभाव में उनका लाइट एंड शेड, छायांकन, चेहरे की महीन रेखाएं, थिन लाइंस और पर्सपेक्टिव की घटती हुई रेखाओं में मुगल इन्फ्लुएंस हमें नजर आता है। अब आते हैं तीसरे सब स्कूल पर, जोधपुर। जोधपुर, जिसे मारवाड़ भी कहते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पे राजपूतों का राठौर वंश रहता था। 17वीं सेंचुरी के मध्य में यहाँ महाराजा जसवंत सिंह रूल कर रहे थे। फिर मान सिंह, जो एक खुद भी महान पेट्रन थे और कवि थे, इन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ पे आर्ट में सबसे ज्यादा मैच्योरिटी और परिपक्वता देखी गई। इस स्कूल का विषय वस्तु यानी थीम्स, प्रारंभिक चरण में यहाँ पे जैन शैली पे पेंटिंग हुई क्योंकि यहाँ के पेट्रन्स जो थे वो जैन व्यापारी थे। फिर पाली में चित्रित हुई एक रागमाला सेट जिसको आर्टिस्ट वीर जी ने बनाया। फिर कोर्ट सीन्स और पोर्ट्रेट्स का भी यहाँ पे चित्रण मिला बाद में। फिर श्रीनाथ जी के वल्लभ पंथ की ओर सबका झुकाव था, इस वजह से कृष्ण रिलेटेड थीम्स यहाँ पे काफी पेंट किए गए। फिर एक दुर्गा दास नाम के यहाँ पे एक वॉरियर थे जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा था और बहुत वीरता से लड़ा था। ये यहाँ पे काफी फेमस हीरो थे, तो दुर्गा दास के घुड़सवारी करते हुए के काफी चित्र यहाँ पाए गए हैं। फिर रामायण, शिवपुराण, नलचरित, दुर्गाचरित, ढोलामारू, पंचतंत्र और शिवपुराण पर भी आधारित काफी चित्र बने हैं। मानसिंह नाथ संप्रदाय को फॉलो करते थे, उनके अनुयायी थे, तो उनकी पेंटिंग्स काफी बनी हैं जो जिसमें वो नाथ गुरुओं के साथ बैठे दिखाए गए हैं। फिर साथ ही साथ नाथ चरित पर एक सेट भी रंगा गया है। जोधपुर सब स्कूल की विशेषताएं, प्रारंभिक चरण में हमें जैन शैली का ही प्रभाव दिखता है क्योंकि पेंटिंग्स को बनवाने वाले जैन व्यापारी ही थे। फिर यहाँ पे स्थानीय लोक शैली काफी व्यापक थी तो उसका भी प्रभाव है। 16वीं शताब्दी में मुगलों का प्रबल प्रभाव दिखाई देता है। असली जोधपुर शैली जो थी 1760 से 1780 के बीच में सामने आई, जब रचनाओं में लयबद्ध रेखाएं यानी रिदमिक लाइंस और रिच कलर्स यानी समृद्ध रंग दिखाई दिए। फिर यहाँ पे महिला आकृतियों में आकर्षक सादगी और सुंदर लंबी उभरी हुई आंखें बनाई गई। जैसे चौगान प्लेयर्स का एग्जांपल ले लीजिए अपने सिलेबस का, इसमें फॉर्म्स काफी सिंपल हैं, ऑर्नामेंटेशन लाइंस वगैरह काफी सिंपल हैं। फिर यहाँ का सबसे दिलचस्प पार्ट है कि रामायण पेंटिंग में आर्टिस्ट ने राम की अयोध्या को चित्रित करने के लिए जोधपुर के ही दृश्य बनाए हैं, इसलिए हमें जोधपुर के उस टाइम के बाजार, गलियां, प्रवेश द्वार इन पेंटिंग्स में दिख जाते हैं। फिर ये जो जोधपुर पेंटिंग्स थी इनके बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन 19वीं शताब्दी तक नहीं मिल पाती क्योंकि आर्टिस्ट या डेट्स के बारे में इसमें ज्यादा नहीं लिखा गया। हमारा चौथा सब स्कूल है बीकानेर। 17वीं सेंचुरी की शुरुआत से ही बीकानेर स्कूल पूरी तरह से मुगल प्रभाव में था क्योंकि पहला, मुगल दरबार से निकाले चित्रकार यहाँ शरण लेके काम करते थे, और दूसरा क्योंकि मुगल शासक यहाँ के शासकों को सद्भावना उपहार, गुडविल गिफ्ट्स के रूप में चित्र भेंट करते थे। फिर बाद में जो दो राजा आए, करण सिंह और अनूप सिंह, जिन्होंने कला को प्रोत्साहित किया, लेकिन फिर भी मुगलों का दबाव यहाँ बना रहा। कुछ एग्जाम्पल्स हमें उस टाइम के अनूप महल और सुजान महल के दीवारों पर मिल जाते हैं जिसमें इनकी इस टाइम की पेंटिंग्स हैं। फिर अनूप सिंह के शासन के दौरान बीकानेर में एक लाइब्रेरी को स्थापित किया गया जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी पांडुलिपियों और चित्रों का भंडार पाया गया है। फिर बीकानेर सब स्कूल की एक और अचीवमेंट है यहाँ की मंडियाँ। मंडियाँ कहते थे आर्टिलियर्स को, वर्कशॉप्स को या स्टूडियोज को। तो यहाँ पे काफी मंडियाँ स्थापित की गई जहाँ पे आर्टिस्ट का एक ग्रुप एक मास्टर आर्टिस्ट के अंडर काम करता था। आर्टिस्ट जो इनको मैनेज करते थे वो मेनली थे रुकनुद्दीन, इब्राहिम और नत्थू। अनूप सिंह के शासनकाल में भी काफी मंडियां मौजूद थीं। चित्रित विषय अक्सर इंडियन माइथोलॉजी, पौराणिक कथाओं से उत्पन्न होते थे और यहाँ पे रागमाला, भागवत पुराण और रासलीला के दृश्यों को भी काफी चित्रित किया गया था। बीकानेर स्कूल के आर्टिस्ट, विषय और विशेषताएं। सबसे पहले आर्टिस्ट उस्ताद अली रजा दिल्ली से थे जो यहाँ के मास्टर पेंटर थे। फिर जो रुकनुद्दीन थे उनके भी पूर्वज मुगल कोर्ट से थे। उनका स्टाइल था राजस्थानी, डेक्कन और मुगल का मिश्रण। फिर उन्होंने जो टेक्स्ट्स पेंट किए वो थे रामायण, रसिक प्रिया और दुर्गा सप्तशती। फिर आते हैं इब्राहिम जिन्होंने बारामासा, रागमाला और रसिक प्रिया पे काम किया।
फिर 3 आर्टिस्ट और नत्थू, नूरुद्दीन और ईसा यहाँ के काफ़ी वेल नोन पेंटर्स थे, इनकी एटलियर्स के, इनके वर्कशॉप्स के। और यहाँ पे जो थीम बने वो और भी थे, जैसे रसिक प्रिया, वर्षा विहार। फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ के आर्टिस्ट ज़्यादातर मुस्लिम थे, पर हिंदू थीम्स को भी बहुत कुशलता से बनाया है इन्होंने। विशेषताओं में बीकानेर स्कूल की सबसे अच्छी बात यह थी कि यहाँ पे आर्टिस्ट के पोर्ट्रेट्स बनाने का भी चलन था और अधिकांश में उनके वंश के बारे में जानकारी भी अंकित की गई है। फिर जो बीकानेर आर्ट था वो मुगल आर्ट के हल्के रंग पैलेट से काफ़ी प्रभावित था। इनफैक्ट उन्होंने मुगल से भी कम रंग यूज़ किए हैं। फिर जो बीकानेर शैली है उसमें मुगल कला की तुलना में रेखाएं बहुत महीन हैं और उनकी जो फॉर्म्स हैं वो और भी डेलिकेट है और भी ज़्यादा नाजुक लगती हैं। आप एग्जाम्पल देख लीजिए कृष्णा ऑन स्विंग का, आपके सिलेबस का, उसकी लाइंस, उसकी डिटेल्स बहुत ही खूबसूरती से बनी हुई हैं। और ये मंडियों और लाइब्रेरीज की वजह से बीकानेर पेंटिंग, ये वाला स्कूल सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड और बेस्ट डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्ट के नाम, डेट्स, जब बने उनकी जगह और क्यों बनाए गए, इवन उनका अवसर तक भी नोट किया गया है। अगला सब स्कूल है किशनगढ़। किशनगढ़ का नाम राजा किशन सिंह के नाम पे पड़ा, जो राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र थे। फिर बाद में 2 राजा आए, राजा राज सिंह और राजा सावंत सिंह, जिनके शासनकाल में कला में बहुत वृद्धि हुई, जबकि अन्य राज्यों में कला लगभग अंत के चरणों पे थी। ये राजा सावंत सिंह संगीत, कविता और चित्रकला के विद्वान और विशेषज्ञ थे। ये एक श्री कृष्ण के भक्त थे और वल्लभ संप्रदाय के फॉलोअर थे, अनुयायी थे। इन्होंने नागरीदास के नाम से 50 से भी ज्यादा कविताएं और पुस्तकें लिखी हैं। इन्हें एक लड़की से प्यार हुआ जो इनकी स्टेप मदर के पास अटेंडेंट थी। इस लड़की का नाम बनी ठनी इसके नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये बहुत बन ठन के और अच्छे से रहती थी। ये खुद भी एक गायिका और कविता का भी इन्हें बहुत ज्ञान था। सावंत सिंह और बनी ठनी की प्रेम गाथा यहाँ के आर्टिस्ट का लोकप्रिय सब्जेक्ट था। वे राजा सावंत सिंह को कृष्ण के रूप में और बनी ठनी को राधा के रूप में चित्रित करते थे। सावंत सिंह के सबसे प्रसिद्ध और उत्कृष्ट आर्टिस्ट थे निहाल चंद। निहाल चंद ने इनके पास 20 से भी ज्यादा सालों तक काम किया और इनकी रचनाओं पर बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। किशनगढ़ स्कूल के विषय और विशेषताएं। विषयों में कृष्ण लीला इन सबका पसंदीदा सब्जेक्ट था। फिर दूसरे सब्जेक्ट जैसे लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स, राजपूत प्रिंसेस के, रागमाला सीरीज, कैमल फाइट्स, कोर्ट सीन्स, फिर भागवत पुराण, रामायण, महाभारत, बिहारी चंद्रिका, नायक नायिका भेद, गीत गोविंद, और इवन इन्होंने इरोटिक थीम्स पे भी काम किया। इरोटिक मतलब जो हमें सेक्सुअली एक्साइट करते हैं, वैसे थीम्स भी इन्होंने बनाए हैं। विशेषताओं में किशनगढ़ स्कूल बाकी राजस्थानी स्कूलों में सबसे ज़्यादा स्टाइलाइज्ड स्कूल है। स्टाइलाइज्ड का अर्थ है कि इन्होंने डेकोरेटिव मैनर में चीज़ें बनाई हैं ताकि उनको और अट्रैक्टिव दिखाया जा सके। फिर यहाँ पे एक जनरल टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति थी कि ह्यूमन फॉर्म को इलोंगेट किया है, यानी चाहे वो नर हैं, नारी हैं, उनमें हमें वो बाकी स्कूलों से थोड़े ज़्यादा टॉल बनाए हैं, उनको थोड़ा इलोंगेट किया है। फिर यहाँ पे चेहरे बनाने का एक अलग ही तरीका था। इनके चेहरे लंबे हैं, भौहें, आईब्रोज धनुष के आकार की हैं, फिर आंखें कमल की पंखुड़ी के आकार की बनाई हैं और उन्हें लंबा खींचा गया है। फिर उनकी आंखों में हल्का सा गुलाबी रंग देखा जाता है। उनकी पलकें झुकी हुई हैं, नाक लंबी और पतली है, होंठ भी पतले और उभरे हुए हैं और ठुड्डी भी लंबी है। इनकी महिलाओं के चित्रण में एक इनकी बहुत प्रमुख उपलब्धि थी, जैसे बनी ठनी। इनकी महिलाएं पतली, लचीली और लंबी हैं। इनका चेहरा हमेशा प्रोफाइल में था, यानी एक चश्म। एक चश्म मतलब एक आंख, तो एक आंख में साइड पोज हुआ तो प्रोफाइल में ही इनके सारे चेहरे बने हैं। फिर आंख चेहरे के बड़े क्षेत्र को कवर करती है। लंबी उंगलियां, लंबी गर्दन स्त्रियों की सुंदरता को और बढ़ाती हैं। फिर वैगटेल से आंखों की तुलना की है। वैगटेल मतलब खंजन पक्षी, तो पक्षी के आकार की ऊपर को कर्व की हुई आंखें हैं। कान के पास लॉक ऑफ हेयर है, एक लट है जो इनकी सुंदरता को और बढ़ाती है। फिर इनके लैंडस्केप्स में देखें तो हरे रंग का बहुत भव्य उपयोग किया गया है। राधा कृष्णा थीम्स में आए तो भक्ति प्रेम की ओर इनका बहुत झुकाव था। राधा को और कृष्ण को परमात्मा और जीवात्मा के रूप में दिखाया गया। फिर यहाँ पे जो चित्रण है वो प्रतीकात्मक है, यानी सिंबोलिज्म है। अगर उन्होंने फिगर्स, ट्रीज, एनिमल्स बनाए हैं तो वो किसी भाव को दर्शाते हैं। हमारा लास्ट सब स्कूल है जयपुर। जयपुर स्कूल यहाँ की पूर्व राजधानी आम्बेर में शुरू हुआ, जो मुगल राजधानियों आगरा और दिल्ली के काफी करीब में स्थित है। यहाँ के राजा भारमल ने अपनी बेटी का विवाह अकबर से किया, जिसके कारण इनके संबंध काफी गहरे रहे और कला में भी गहरा प्रभाव काफी देर तक रहा।
फिर सवाई जयसिंह जब आए तो इन्होंने कैपिटल को, राजधानी को शिफ्ट किया और जयपुर को अपने नाम से ही नाम दिया। इनके शासन में जयपुर स्कूल एक स्वतंत्र स्कूल के रूप में सामने आया जब इन्होंने सूरत खाना नाम की जो वर्कशॉप्स थी उनमें चित्रकारों को, मुगल चित्रकारों को आमंत्रित किया और उनसे पेंटिंग्स भी बनवाई और उनको कलेक्ट भी किया। बाद में जब सवाई प्रताप सिंह आए, उनके अधीन मुगल प्रभाव कम हुआ और सच्ची जयपुर शैली सामने आई, जो मुगल शैली और वहाँ की लोकल शैली, वहाँ की स्वदेशी शैली का मिश्रण है। प्रताप सिंह एक कवि थे, लेखक थे और कृष्ण के अनुयायी थे। इन्होंने लगभग 50 चित्रकारों को रोजगार दिया और यहाँ पे कला को काफी प्रोत्साहन मिला। जयपुर स्कूल के विषय और विशेषताएं, यहाँ पर भी राधा कृष्ण थीम्स काफी लोकप्रिय थे। फिर इन्होंने रसिक प्रिया, गीत गोविंद, बारामासा, भागवत पुराण, रामायण, महाभारत और रागमाला को भी, ये भी सेट्स को पेंट किया। फिर यहाँ पर पोर्ट्रेट्स भी काफ़ी लोकप्रिय थे, जिसमें साहेब राम और मोहम्मद शाह इनके मेन आर्टिस्ट थे। फिर सब्जेक्ट्स और भी पेंट हुए, जैसे लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स, राजपूत प्रिंसेस के पोर्ट्रेट्स, कैमल फाइट्स, एलिफेंट राइड्स, बोर एंड टाइगर हंट्स, सेरेमनीज रॉयल कोर्ट्स की, और इवन इरोटिक थीम्स भी यहाँ पे पेंट हुए हैं। फीचर्स में मुगल शैली का प्रभाव देखा गया है हिंदू थीम्स में और कृष्ण लीलाओं में। फिर जो कॉम्पोजिशंस में मेन फिगर्स थी वो इनके उस टाइम के किंग से मिलती जुलती थी। फिर अगर हम देखें तो इसमें जो मुगल और राजपूत का जो मिश्रण है, उसमें मुगल की जो लिमिटेड कलर्स थे, यानी कि कम रंगों का इस्तेमाल करते थे, और पीछे आप देखें तो पृष्ठभूमि में थोड़ी गहराई का अनुभव भी आता है। और राजपूत स्टाइल दिखता है उनकी बोल्ड कॉम्पोजिशंस में, और स्टाइलाइजेशन का उन्होंने जैसे इस्तेमाल किया है ओवरऑल डेकोरेट करने के लिए। फिर एक ही पेंटिंग की बहुत सी प्रतियां बनाई जाती थी, कॉपीज बनाई जाती थी, ट्रेसिंग के माध्यम से या पाउंसिंग के माध्यम से। पाउंसिंग होती है टेक्निक जिसमें चित्र पर आप छोटे छोटे पिन से छेद करते हैं, फिर उस पे इंक या पाउडर, कलर पाउडर को उस पे रब करके उसके नीचे उसकी ड्राइंग का इम्प्रेशन आ जाता है। तो इस तरह से वो बहुत सी प्रतियां बनाते थे। फिर 19वीं सेंचुरी में यहाँ पे गोल्ड का भी काफ़ी यूज़ देखा गया है। ओवरऑल जयपुर में अगर आप देखें तो पेंटिंग्स थोड़ी बड़ी हैं और जो पोर्ट्रेट्स हैं वो भी लाइफ साइज हैं। अब इन सब स्कूल्स के बाद आता है सबसे बड़ा सवाल। आप पूछेंगे मैम इन सब स्कूल्स को याद कैसे करना है। वैसे तो इंटेलिजेंट बच्चे खुद से कर लेते हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ये टिप मेरे जैसों के लिए है जिन्हें ये सब याद करने में दिक्कत होती है। तो टिप ये है कि अपने रजिस्टर का डबल पेज लीजिए, उसको ऐसे डिवाइड करिए जैसे मैंने स्लाइड में किया है। टॉप पे लिखिए मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर। फिर इनके जो मेन रूलर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, थीम्स हैं, फीचर्स हैं और यूनिक एलिमेंट्स हैं, उनको ऐसे लिख लीजिए। फिर जो मेन, जो कॉमन चीजें हैं वो तो याद हो जाती हैं। यूनिक एलिमेंट्स को अपने मार्कर से हाईलाइट करिए, जैसे मेवाड़ में स्ट्रॉन्ग जैन इन्फ्लुएंस था, फिर बीकानेर में मंडीज थी, किशनगढ़ में वो लव स्टोरी थी। तो इस तरह से जब आप इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे तो आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी से होपफुली आपको एग्जाम तक ये सब याद हो जाएगा। सारे सब स्कूल्स के बाद अब हम आते हैं राजस्थानी लघु चित्रों की विशेषताओं पर। ये हमने सब स्कूल्स में भी की हैं, लेकिन अब हम उन सबको कंबाइन करेंगे। तो पहला आता है विषयों की विविधता। ये आपको एज शॉर्ट नोट सेपरेटली भी आ सकता है, नहीं तो आप इसको विशेषताओं का फर्स्ट पॉइंट बना सकते हैं। तो विषयों में काफ़ी विविधता देखी गई है और अब हम इनको 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो पहला आता है धार्मिक विषय, जैसे इंडियन एपिक्स जितने भी हैं, रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, दुर्गा महात्म्य, इनको काफ़ी बार चित्रित किया है। फिर आती हैं साहित्य रचनाओं पर चित्रकारी, जैसे डिवोशनल पोएट्री, भक्ति से रिलेटेड पोएट्री होगी, रोमांटिक पोएट्री होगी, या भारतीय संगीत के थीम्स हो गए जैसे गीत गोविंद, सुरसागर, रागमाला, रसमंजरी, नायक नायिका भेद, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, बारामासा, पंचतंत्र, इन सब पे चित्रकारी की गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि इनका क्या मतलब है, तो गीत गोविंद जयदेव की रचना है, सुरसागर सूरदास की रचना है, रागमाला में राग रागिनियों का मानवीय चित्रण किया गया है, रसमंजरी नायक नायिका भेद में नायक नायिकाओं के भेद यानी उनके अलग अलग टाइप्स को बताया गया है, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, बारामासा, ये सब केशव दास की रचनाएं हैं। बारामासा में 12 ऋतुओं को 12 महीनों के हिसाब से बनाया गया है। तो तीसरा आता है फिर लोक कथाओं या अन्य प्रेम गाथाओं पे भी चित्रण है, जैसे ढोला मारू, सोनी महिवाल, मृगावत, चौर पंचशिखा, लौरचंद, ये सारे इनके फेवरेट थीम्स थे। फिर चौथा आता है आम लोगों की चित्रकारी या सामाजिक और राजसी विषयों पर चित्रकारी, जैसे दरबार के दृश्य हो गए, बैटल सीन्स हो गए,
ये हंटिंग एक्सपीडिशंस हो गई, पिकनिक्स, गार्डन पार्टीज, डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंसेस, प्रथाओं पे, रिचुअल्स पे, फेस्टिवल्स पे, या शादियों के दृश्य हो गए, पोर्ट्रेट्स, नाइट सीन्स, जनरल लाइफ को, इन सब थीम्स को राजस्थानी लघु चित्रों में पाया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है लीनियर ब्यूटी यानी रेखाओं का सौंदर्य। शुरू में क्योंकि ये आर्ट वेस्टर्न और सेंट्रल इंडियन स्कूल्स के प्रभाव से डेवलप हुआ तो शुरू की लाइनें बोल्ड हैं, थोड़ी मोटी हैं, लेकिन बाद में रेखाएं महीन हो गई, कोमल हो गई, लयपूर्ण हो गई यानी रिदमिक हो गई। रेखाओं के बाद आते हैं रंग। रंगों ने यहाँ भावनाओं को बहुत अच्छे से दर्शाया है, जैसे क्रोध के लिए, जोश के लिए लाल है, अद्भुत रेगिस्तान दिखाने के लिए पीला है और शाही वैभव के लिए नीला। अधिकतर रंग ब्राइट हैं, बहुत चमकीले हैं और इनको एज इट इज यूज किया गया है बिना मिक्सिंग के, जैसे रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, इनको मिक्स नहीं किया गया। और फ्लैट पीछे आप देखें तो पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड भी फ्लैट कलर्स में है। कुछ पेंटिंग्स में गोल्डन और सिल्वर कलर्स का भी यूज किया गया है। एक और महत्वपूर्ण चीज जो सामने आती है वो ये है कि यहाँ पे पेंटिंग्स 2 डायमेंशनल है। अगर हम चीजों के या फिगर्स के कॉन्टूर्स को देखें, मतलब उनकी बाहर की आकृति की जो लाइन है उसको सिर्फ सिंपल लाइन से उन्होंने आउटलाइन किया है और फ्लैट कलर्स यूज किए हैं, बैकग्राउंड में भी कोई ग्रेडेशन नहीं है। जब हमें 3D इफेक्ट लाना होता है तो हम पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, थोड़ी डेप्थ दिखाते हैं, जिससे ओवरऑल पेंटिंग 3 डायमेंशनल लगती है, लेकिन इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए पेंटिंग्स काफी 2 डायमेंशनल हैं। अगली विशेषता भारतीय चित्रकला का सबसे बड़ा गुण है, जो है सिंबोलिज्म और स्पिरिचुअल लव यानी आध्यात्मिक प्रेम तथा प्रतीकात्मक चित्रकारी। राधा और कृष्ण को आत्मा और परमात्मा के रूप में दिखाया गया है। इवन गोपियों को भी भक्ति और लगन के लिए दर्शाया गया है। जहां भी आप देखें, केंद्रीय विषय प्रेम है, जिसे आध्यात्मिक मिलन के प्रतीक के रूप में माना जाता था। राधा और कृष्ण, नायक नायिका भेद, रागमाला, कृष्ण गोपियों के ऐसे विषय हैं जो राजस्थानी कला के रोमांटिक तत्व और उनके लोगों के भावुक जोशीले चरित्र को और उजागर करते हैं। अगली विशेषता है स्टाइलाइजेशन, जिसका अर्थ है कि चीजों को हूबहू बनाने के बजाय उनमें सजावटीपन लाना ताकि वो और सुंदर लग सके। जैसे आप अगर पेड़ों को देखें तो पत्तियों को बार बार रिपीट करके लाइट एंड शेड में वैसा ही दिखाया गया है। इवन आप फिगर्स देखें, लेडीज के जो फेसेस हैं उनमें भी सजावटीपन हमें नजर आता है। अब हम देखते हैं यहाँ की ह्यूमन फॉर्म्स यानी मानव आकृतियों को। शुरू में जब लोक कला और जैन कला का प्रभाव था तब सारी फिगर्स ऑलमोस्ट एक समान लगती थी। उनकी नाक नुकीली थी, आंखें लंबी थी और चेहरा गोल था। इवन चेहरे के अनुपात में शरीर छोटा था। लेकिन बाद के दशकों में ये वाली चीज सुधर गई। पुरुषों का शरीर मजबूत है, त्वचा हल्की येलोइश है और बाल कानों तक पहुंचते हैं। महिलाओं के चेहरे सुडौल हैं, शरीर भी और एक्सप्रेसिव हैं और चेहरे ज्यादा उज्जवल हैं। मानव चेहरा देखें तो विभिन्न एंगल से बनाया गया है। ज्यादातर चेहरे एक चश्म है यानी प्रोफाइल में है। अब हम देखते हैं प्रकृति का चित्रण। राजस्थानी लघु चित्रों में प्रकृति चित्रण बहुत ही सुंदरता से किया गया है। विभिन्न वृक्ष, फूलों के वृक्ष, पर्वत, रेगिस्तान, जल स्रोत, झीलों को सफलता से बनाया गया है। जो पशु पक्षी थे वो बाद में मुगल प्रभाव से आए और शुरू में उन्हें इतना कुशलता से नहीं बना पाए ये लोग, लेकिन बाद में इसमें काफी सुधार आ गया। और दिलचस्प बात यह है कि प्रकृति को भावों की अभिव्यक्ति कराने के लिए, दिखाने के लिए बनाया जाता था। जैसे बादल, पक्षी, पेड़, लताएं, फूल, ये प्रेमी प्रेमिका के रोमांस को, चाहे वो मिलन का हो चाहे वो वियोग का हो, उसको और उजागर करते थे। अब आते हैं नारी सौंदर्य पे। यहाँ की महिलाएं बहुत आकर्षक हैं और अलग अलग मूड्स में उन्हें चित्रित किया गया है। इनके चेहरे कोमल हैं, गर्दन लंबी है, नुकीली नाक है और लंबे उभरे हुए होंठ हैं। अंग भी उनके पतले हैं और उंगलियां तक भी सुडौल हैं। इनकी सुंदरता की तुलना प्राकृतिक उपमाओं से की गई है। जैसे उनके शरीर लचीले हैं लताओं की तरह, फिर आंखें खंजन पक्षी से उनका तुलना की गई है। कमल की पत्ती की तरह उनकी शेप है और जो उनके आईब्रोज हैं वो भी धनुष के आकार के हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, शायद एक ही चेहरे को रिपीट किया गया है। फिर अगर आप किशनगढ़ की महिलाएं देखें तो उनका एक और विशेष रूप था जो बहुत सुंदर था। उनके कानों के पास उनके बालों का एक लट बनाई गई है जो उनको और सुंदर बनाती है। इनकी फिगर्स के बाद आते हैं इनके आभूषण और वस्त्रों पर। जो आभूषण हैं उनमें हीरे और मोतियों की जो डिटेल्स हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। फिर शाही पहनावे में झुमके, अंगूठियां, बाजूबंद, चूड़ियां, हार और माथे के अलंकरण भी शामिल हैं। इनके जो वस्त्र थे वो विभिन्न प्रकार के हैं।
और बहुत सजावटी और सुसज्जित हैं। जैसे स्त्रियों ने लहंगा चोली पहना है और पारदर्शी दुपट्टा लिए हुए हैं। पुरुषों ने ऊंची पगड़ी पहनी है और उनका मुगल स्टाइल का पजामा और लंबे कुर्ते में उन्होंने कमरबंद बांधा हुआ है। घाघरों में फ्लोरल प्रिंट है और स्ट्राइप्स भी देखी जा सकती हैं। अगला है लैंडस्केप एंड सीजन्स पेंटिंग यानी प्राकृतिक दृश्य तथा ऋतुओं का चित्रण। विभिन्न ऋतुओं के प्राकृतिक चित्रण को बहुत सुंदरता से निभाया गया है। 12 मास के दौरान विभिन्न ऋतुओं का चित्रण यहाँ देखा गया है। पानी नीला और काले रंग का मिश्रण है और लहरों को सफेद रंग में दिखाया गया है। बूंदी चित्रों में सूर्यास्त आकाश की जो लाल पट्टी है उसमें नीले रंग का उपयोग किया गया है। सुनहरे रंग में सूर्योदय को बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। इन आर्टिस्ट का परिप्रेक्ष्य में पर्सपेक्टिव में ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन बाद की शैलियाँ जब विकसित हुई तो थोड़ी गहराई, थोड़ी डेप्थ हमें इनकी लघु चित्रों में नजर आती है। अगला है लोक कला का प्रभाव और मुगल शैली का प्रभाव। राजस्थानी चित्रों में लोक कला शुरू से ही प्रमुख रही, लेकिन बाद के चरणों में मुगल कला का काफी प्रभाव यहाँ देखा गया। प्रारंभिक चरण में चेहरे शरीर के अनुपात में काफी बड़े लगते थे, लेकिन जैसे जैसे कला विकसित हुई शरीर और सुडौल हो गया, मजबूत हो गया और जो ओवरऑल कम्प्लेक्शन था स्किन का वो भी इंडियन कम्प्लेक्शन जैसा बन गया। फिर यहाँ पे मुगल प्रभाव से बाद में हंटिंग सीन्स और दरबार के दृश्य भी बनाए जाने लगे। अगला है रात के दृश्य। राजस्थानी लघु चित्रों में रात्रि के दृश्यों को बहुत आकर्षक ढंग से चित्रित किया गया है, जिसमें काला और डार्क ग्रे जो कलर है रात का, उस पे चांद और सितारे जो वाइट और गोल्डन कलर में बनाए हैं वो बहुत आकर्षक लग रहे हैं। जो आगे इवन जो फिगर्स हैं वो भी बहुत अच्छे से कंट्रास्ट में बनी हुई हैं। फिर आता है कि यहाँ पे कुछ चित्र बहुत विशाल स्केल पे बने हैं। जैसे किशनगढ़ में जो चित्र बने हैं वो बड़े हैं और उन्हें पिछवई कहा जाता था। फिर यहाँ पे सामान्य जीवन के चित्र भी हैं जो यहाँ पे आम लोगों में बहुत लोकप्रिय थे। जैसे राजघरानों में ही कला सीमित नहीं थी, यहाँ पे जो धार्मिक और सामाजिक जीवन के विषय थे उनमें दैनिक जीवन की गतिविधियां, त्योहार, ग्रामीण जीवन, बारात आदि के दृश्य ये आम लोगों में भी काफी लोकप्रिय थे। फिर यहाँ पे भीड़ के और जन समूह के जो दृश्य हैं उनमें जैसे गोवर्धन धरन वाला सीन है श्री कृष्ण का, इसकी जो पेंटिंग्स हैं उसमें बहुत भीड़ दिखती है, बहुत पशु हैं, नर नारी भी हैं, लेकिन जो चित्रण है वो बहुत कुशलता से किया गया है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है विशेषताओं में यहाँ की वास्तुकला का चित्रण। यहाँ पे महलों पर गुंबद हैं, डोम्स हैं, फिर ये ब्रिक वर्क और मार्बल भी भवनों में दिखाई देता है। मुगल शैली में लैटिस वर्क जो सफ़ेद जाली थी वो भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे जो लोकल आर्किटेक्चर था, लोकल वास्तुकला थी, वो भी जैसे बाजारों में या दूसरे सीन्स में वो भी पाई गई है। अभी के लिए इतना ही। मेथड एंड मटेरियल और पेंटिंग्स की डिस्क्रिप्शन मैं वीडियो के दूसरे पार्ट में बता रही हूँ, तो ब्रेक लेके आप वो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में सब स्कूल्स थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है अगर आप बुक से कंपेयर करेंगे, ताकि एज अ टीचर मैं थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी दे सकूँ। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बोर्ड्स में और एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बुक्स को खरीदने के लिए ऑनलाइन लिंक्स भी दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस टू यू एंड गुड बाय।